गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उनका आंसर और उनके एक्सप्लेनेशन को भी देखते हैं। तो हम लोग समय को न बर्बाद करते हुए सीधे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है, यानी कि जो शुष्क सेल होता है उसमें ऊर्जा किस रूप में होती है। तो एक शुष्क सेल में जो ऊर्जा होती है केवल रासायनिक ऊर्जा के रूप में होती है। अब यहाँ शुष्क सेल की बात है। शुष्क सेल के अलावा चाहे जिस भी सेल की बात होगी, सेल में केवल ऊर्जा रासायनिक रूप में ही संग्रहित होती है। गतिज ऊर्जा के बारे में कल हम लोगों ने पूरा एक्सप्लेनेशन देखा था। स्थितिज ऊर्जा भी देखा था हम लोगों ने, लेकिन आज भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे गतिज ऊर्जा के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होता है। क्या होता है? के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होता है। यानी कि जो गतिज ऊर्जा होती है वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु के वेग पर निर्भर करती है। इसी तरह की हम बात करें यदि स्थितिज ऊर्जा की, जो कि यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। यू बराबर होता है एम जी एच। क्या होता है? एम जी एच। यानी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु कितनी ऊंचाई पर रखा है उस पर निर्भर करती है। और रासायनिक ऊर्जा के बारे में आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद नाभिकीय ऊर्जा के बारे में बात करें तो दो नाभिकों के संलयन या विखंडन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसी ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अब नाभिकीय ऊर्जा से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो रूस का NS यमाल नामक आइस ब्रेकर जलयान है वो नाभिकीय ऊर्जा से चलता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें से कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर विशेष रंग के साथ चमकता है? अब जहाँ पर टेम्परेचर के साथ, यानी कि जहाँ पर कोई विशिष्ट तापमान होगा उसके साथ ही चमक या इस सब चीज़ों की बात होगी, वहाँ पर केवल और केवल प्लाज्मा ही उत्तरदायी होता है। द्रव्य की जो चौथी अवस्था होती है जो कि प्लाज्मा होती है उसी का संबंध वहाँ होगा। और द्रव्य की पांचवी अवस्था का नाम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, जिसको हिंदी में बोस आइंस्टाइन संघनन कहते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम जो है एक गैस है, अक्रिय गैस है, जिसके बाह्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे प्रीवियस कल के पेपर में था कि वह कौन सा गैस अक्रिय गैस है जिसके बाह्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और हाइड्रोजन एक गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? जो आवृत्ति का मात्रक होता है वो तो हर्ट्स होता है, और जो पिच होता है वो ये डिसाइड करता है कि कोई आवाज़ कितनी पतली या मोटी है। यानी पिच कम होगी तो आवाज़ मोटी होगी, और पिच अधिक होगी तो आवाज़ पतली या सुरीली होगी। और कोई सिंगल फ्रीक्वेंसी है तो उसे हम लोग टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोन बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा था कि एकल आवृत्ति की आवाज़, तो एकल आवृत्ति की आवाज़ को टोन बोलते हैं। अब इसमें नोट है, जैसे सिंगल फ्रीक्वेंसी को टोन बोला जाता था वैसे मल्टीपल फ्रीक्वेंसी को नोट बोला जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने पर गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने पर प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपको याद होगा जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम यही कहता है यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहेगी, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यही न्यूटन का प्रथम नियम है, यही जड़त्व का नियम है। और ठीक वही लाइन ऊपर लिखा है, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जड़त्व कहते हैं। संवेग जैसे P बराबर m/v होता है, यानी कि द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो किसी वस्तु का जो संवेग होता है उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। बल के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि बल यह बराबर m/a होता है, यानी वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। जो बल का व्यंजक है न्यूटन के सेकंड नियम से प्राप्त होता है, लेकिन जो बल की परिभाषा हो न्यूटन के फर्स्ट नियम से प्राप्त होती है। और वेग दूरी के साथ है, दूरी परिवर्तन की दर को ही वेग कहते हैं, सबसे आसान। नहीं, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं और दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वृद्धि हार्मोन्स कार्य करता है। जो वृद्धि हार्मोन्स होता है वो किस रूप में कार्य करता है? हमेशा विकास अवरोधक के रूप में नहीं। जो वृद्धि हार्मोन्स होता है वो कभी कभी विकास के लिए उसको प्रोत्साहित करता है, कभी कभी उसके लिए अवरोध का भी कार्य करता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? जो स्क्लेरेन काइमा ऊतक होता है वो पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। जो स्क्लेरेन काइमा ऊतक होता है ये केवल पौधों के कठोर भागों में पाया जाता है, और पैरेन काइमा जो ऊतक होता है यह पौधों के कोमल भागों में पाया जाता है। और जो कॉलन काइमा ऊतक होता है जो कि फोर्थ ऑप्शन है, यह पौधों के कोमल तथा कठोर यानी कि जो ऊतक, ऐसे ऊतक जो लचीला भी हो और दृढ़ भी हो, उस भाग में जो ऊतक पाया जाता है उसी को कोलन काइमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होती है? अब इसमें जो विद्युत प्रवाह होती है वो केवल इलेक्ट्रॉन की गति के द्वारा ही संभव होती है। इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में जाते हैं धारा उसी दिशा में गति करती है। अब इसमें आता है प्रोटॉन की गति से। प्रोटॉन की गति से नहीं रिलेशन है, यदि जिस दिशा में प्रोटॉन जाते हैं धारा उसके विपरीत दिशा में जाती है, बस केवल इतना मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है, इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पीएच मान 7 से 14 में हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 0 से 7 तक अम्ल होता है और 7 से 14 तक क्षार होता है और 7 पर उदासीन होता है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब यदि वो 7 से 14 है अर्थात वो विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। यदि विलयन क्षारीय होगा तो विलयन में OH की सांद्रता अधिक होगी कि नहीं होगी? क्योंकि जिस विलयन में H+ की सांद्रता अधिक होती है वो अम्ल होता है और जिसमें OH- की सांद्रता अधिक होती है वो क्षार होता है। चूँकि यह विलयन क्षार है इसलिए इसमें OH- आयन की जो सांद्रता होगी वो H+ आयन की सांद्रता से अधिक होगी। इसलिए हम लोगों का पहला ऑप्शन सही होगा, OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I है, कैपिटल I जिसका मान दिया है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश E है और t सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? जिसे आप लोग फार्मूला पढ़े हैं, Q बराबर Ne बराबर IT पढ़े हैं। यदि यहाँ से Ne बराबर IT भी कह सकते हैं, Ne बराबर IT कह सकते हैं। यदि Ne का मान IT के बराबर हो सकता है तो इन्होंने पूछा था कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, संख्या बताना, तो N का मान कितना आ जाएगा? IT/E आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड में है IT/E। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय होता है? जो अम्लीय लवण कहते किसे हैं? ऐसे लवण जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड की हिंदी क्या होती है? हाँ, ऐसे लवण जो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के कॉम्बिनेशन यानी कि संयोग से बनाए जाते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं, उन्हें अम्लीय लवण कहते हैं। अब जैसे कुछ महत्वपूर्ण अम्लीय लवण है FeCl3, आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, FeCl3, उसके ZnCl2, HgCl2, और उसके बाद है FeSO4 का होल ट्वाइस, Fe2SO4 का होल ट्वाइस, FeSO4 का होल थ्राइस। नेक्स्ट उसके बाद और एग्जाम्पल इसमें है HgSO4 NH4Cl और CuSO4। इतने महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, बाकी और भी हैं लेकिन इतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म
पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। आप जानते हैं कि सोडियम जो होता है उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि पानी के साथ प्रतिक्रिया करके जलने लगता है। और कैल्शियम जो है ये आसानी से पानी में घुल जाता है, तो इसको तो पानी के साथ रख नहीं सकते हैं। और पोटेशियम जो होता है ये भी पानी के साथ रिएक्शन कर लेता है, लेकिन जो एल्युमिनियम है एक कठोर धातु है, इससे पानी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पानी के साथ तुरंत कोई रिएक्शन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में धातुएं कहाँ रखी गई हैं? यदि आधुनिक आवर्त सारणी आपके दिमाग में हो तो यहाँ पर फर्स्ट ए है, यहाँ पर सेकंड ए है, फिर उसके बाद फिर फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी है, फिर आगे दूसरी सीरीज है। यानी कि जो ये फर्स्ट ए और सेकंड ए सीरीज है इसी दोनों में धातुओं को रखा गया है, तो ये आवर्त सारणी के बाईं ओर पड़ते हैं, इसलिए इसमें सही होगा बाईं ओर। और निचली पंक्ति में आप जानते हैं कि इसमें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज है, और ऊपरी में आपका हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद उसमें उसका कोई मतलब ही नहीं वहाँ पर है, और दाईं ओर आपकी अक्रिय गैस रखी हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? तो डमित्री मेंडलीव जो थे उन्होंने सबसे पहले तत्वों को परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया था, यानी कि द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान बोले या परमाणु भार बोले दोनों मतलब एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्ल के साथ या क्षार के साथ, यानी अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करती है? उस क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा है। कल हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे उभयधर्मी ऑक्साइड, यदि आपको याद हो, कल वाला वीडियो आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा होगा तो यदि उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में या एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो कल वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तो जो उभयधर्मी ऑक्साइड थे वो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते थे। यानी अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो भी लवण और जल बनाएंगे, क्षार के साथ क्रिया करेंगे तो भी लवण और जल ही बनाएंगे। तो ऐसे ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी धातु ऑक्साइड कहा जाता था। तो इसमें पूछा था एम्फोटिक ऑक्साइड, यानी एम्फोटिक की जो हिंदी होती है वो उभयधर्मी होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे कौन सी धातु ऑक्साइड हैं जो अम्लों के साथ साथ क्षारों से भी क्रिया करती हैं? तो एम्फोटिक ऑक्साइड जो होती हैं, यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड जो होती हैं वो अम्ल के साथ साथ ही क्षार से भी क्रिया करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? तो प्रजनन के लिए जो फूलों में आवश्यक अंग होता है उसको पुंकेसर और स्त्री केसर, यानी पुंकेसर और स्त्री केसर के कॉम्बिनेशन से ही फूलों का जो प्रजनन होता है। अब इन्हें बाह्यदल किसे कहते हैं? जो एकदम जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, जो नीचे ग्रीन कलर की लीव्स बनी है, ग्रीन कलर की पत्ती बनी है, इसी को हम लोग बाह्यदल पुंज कहते हैं। ठीक, और इसमें जो वर्तिकाग्र है इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं, और जो ये बीच वाला हिस्सा है इसको अंडाशय बोलते हैं। यहीं पर पुंकेसर और स्त्री केसर का निषेचन होता है, उसके बाद पौधों के बीज का निर्माण होता है। दोस्तों, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि सब क्वेश्चन समझ में आए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे हम लोग कल फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।